हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 12 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। राधे ने लता की सेहत को ध्यान में रखते हुए 1 हफ्ते तक यहीं होटल में रुकने का फैसला किया। दूसरी तरफ जब शैडो के आदमी हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राधे वहां से जा चुका है। उन आदमियों में से एक ने गुस्से में उसी डॉक्टर की गर्दन पकड़ी हुई थी जिस डॉक्टर ने लता का इलाज किया हुआ था। उस आदमी ने गुस्से से उस डॉक्टर की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उस डॉक्टर से राधे के बारे में पूछा। उस डॉक्टर ने फौरन कहा कि उसने उन्हें 1 हफ्ते बाद यहाँ बुलाया है। उस आदमी ने गुस्से से उस डॉक्टर को उसकी गर्दन से पकड़े हुए ही सामने की दीवार पर दे मारा, जिस वजह से उस डॉक्टर ने सर पर उसके चोट आ गई और वो चारों आदमी वहां से चले गए। उनके जाते ही कुछ नर्स और डॉक्टर्स ने मिलकर उस डॉक्टर को उठाया। शैडो के चारों आदमी शैडो के सामने खड़े थे जिन्हें लता के पीछे भेजा गया था। जब शैडो ने अपने आदमियों की बात सुनी तो उसने तुरंत ही उन चारों पर एक एक गोली चला दी। वो गोलियां सीधे जाकर उन चारों के सीने पर लगी और चारों के चारों वहीं ढेर हो गए। सहस्त्रजीत ने फौरन ही शैडो की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या किया? ये सब तो तुम्हारे ही आदमी थे ना? शैडो ने एक तीखी सी नजर सहस्त्रजीत पर डालते हुए कहा, जो लोग शैडो का दिया हुआ छोटा सा काम तक नहीं कर पाए वो जिंदा रहकर ही क्या करेंगे। रही उस लड़की की बात तो उसकी जान अब मैं खुद लूंगा। कहकर शैडो वहां से चला गया। उसके जाते ही सहस्त्रजीत हल्के से मुस्कुरा दिया और उसने अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और अपने होठों के बीच फंसाकर उसने उस सिगरेट को जला लिया। राधे ने एक होटल में ठहरने के लिए कुछ रूम्स लिए। 1 हफ्ते तक राधे ने रुचि के साथ साथ लता का भी अपनी बहन की तरह ही ख्याल रखा और लता की हालत में भी सुधार आने लगा, जिसका कारण था उसके अंदर के जीने की चाहत। उस 1 हफ्ते में लता ने राधे में सिर्फ अपना भाई ही देखा और उसे अपने साथ हुए जुल्म के बारे में भी बता दिया कि कैसे सहस्त्रजीत ने उसे इस्तेमाल किया और फिर बेच दिया। और उससे पहले सहस्त्रजीत ने जिसे रखा था वो लता की बड़ी बहन थी। दुनिया की नजरों में तो वो उनकी पत्नी थी, पर सहस्त्रजीत ने वो सम्मान तो उन्हें कभी दिया ही नहीं और उन्हें भी बेच दिया जब उसकी नजर लता पर पड़ी। और ठीक उसी तरह अब वो किसी और के साथ है। पता नहीं आखिर क्या मिलता है उसे लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करके। जब राधे ने ये सुना तो वो गुस्से से भर उठा। तभी उसके कान में लता के कहे शब्द पड़े, पर सहस्त्रजीत से घटिया तो वो शैडो है। वो इस लड़कियों का अपना खिलौना समझता है और सभी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। उसने तो मेरी बहन की जान भी ले ली और उसने उसके बाद भी उस दरिंदे का मन नहीं भरा तो वो उसके साथ लता का गला भर आया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। राधे की पलकें भी भीग गई। तभी राधे को अजीब सा महसूस होने लगा और वो अपनी यादों की दुनिया से बाहर आ गया और उसने धोती की तरफ देखा जिसकी पकड़ राधे की बाह पर मजबूत हो चुकी थी और बेहिसाब आंसू उसकी आंखों से बहे ही जा रहे थे। राधे की पलकें खुद नम हो चुकी थी और उसने खुद को नॉर्मल करते हुए धुती का सर सहलाते हुए धीरे से कहा, धुती। इतना सुनते ही धुती ने राधे को कस के अपने गले से लगाकर कहा, लता दी वो कहाँ है? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? राधे ने धोती की बात को टालते हुए कहा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ज्यादा जागना हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है, तो तुम सो जाओ, हम कल बात करते हैं। धोती ने तुरंत ही नाम में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अभी जानना है। उसकी आंखों से अब भी आंसू ही बह रहे थे। राधे ने धोती के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम इस तरह रोगी तो मैं तुम्हें इसके आगे और कुछ नहीं बता पाऊंगा। ये सुनते ही धोती ने झट से 3 से 4 बार अपनी पलकें झपकी और अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोकते हुए उसने राधे से कहा, मैं कहाँ रो रही हूँ? कहते हुए धुती ने राधे के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, आगे बताइए ना, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही। कहकर धुती ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। राधे ने जब धुती को देखा तो उसने धीरे से कहा, तुम्हें अभी ही सारा कुछ जानना है? धुती ने तुरंत ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसने अभी अपना सर राधे के सीने में रखा हुआ था और उसकी आंखें भी बंद थी। राधे धुती को चाहकर भी मना नहीं कर पाया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत ही एक बूंद आंसू राधे की आंख से बहकर उसके गाल पर लुढ़क गया और उसने उस दिन को याद करते हुए आगे बताना शुरू किया। 1 हफ्ते हो चुके थे और लता की सेहत भी थोड़ी ठीक थी। राधे सभी के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। वे सभी लता का चेकअप कराकर उनसे पूछकर वे लोग वहीं से वापस निकल जाने वाले थे। राधे लता के साथ उसके चेकअप के लिए अंदर चला गया और ड्राइवर प्रशांत के साथ रुचि बाहर गाड़ी में ही थे। राधे और लता का इंतजार कर रही थी। राधे अंदर उसी डॉक्टर से मिला जिसने पहले भी लता का इलाज किया हुआ था, पर वो आज कुछ अलग लग रहा था। उसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि वो किसी चीज से घबराया हुआ था। राधे ने डॉक्टर से पूछा, आप ठीक तो हैं या मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊं?
उस डॉक्टर ने फौरन कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप इंतजार कीजिए, मैं अभी इनका चेकअप कर लेता हूँ। कहकर वो लता को अपने कैबिन की तरफ ले गया। जब राधे भी डॉक्टर के पीछे आने लगा तो डॉक्टर ने उसे मना करते हुए कहा, आपको यही इंतजार करना होगा। और फिर वो डॉक्टर आपके साथ लता और एक नर्स को लेकर अपने कैबिन में चला गया। राधे भी बाहर बेंच पर बैठा लता के चेकअप खत्म होने का इंतजार करने लगा। पूरे आधे घंटे बाद भी जब लता बाहर नहीं आई तो राधे खुद को रोक नहीं पाया और तेजी से कैबिन के अंदर गया, पर अंदर सिवाय डॉक्टर और नर्स के कोई नहीं था। जब डॉक्टर ने राधे को देखा तो एक पल के लिए वो चौंक गया, फिर अगले ही पल उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? ये सुनकर राधे का दिमाग एकदम से खराब हो गया और वो तेजी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा और उसने उसे उसकी कॉलर से पकड़कर उठाते हुए कहा, लता कहाँ है? उस डॉक्टर ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, कौन लता? तुम किसकी बात कर रहे हो? इससे आगे कि वो डॉक्टर और बकवास करता, राधे ने तुरंत ही पास में मौजूद टेबल में रखा एक छोटा सा ब्लेड उठाया और उस डॉक्टर के हाथ में लगातार 3 कट देने के बाद राधे ने उस डॉक्टर से कहा, अभी भी अपना मुंह बंद रखकर मरना है या अपना मुंह खोलकर जीना है? वो डॉक्टर तो अपने हाथ से बहते हुए खून को देखकर ही इतना डर गया था कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उस डॉक्टर ने एक नजर सामने नजर आती खुली खिड़की की तरफ देखा, फिर उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, शैडो। ये सुनकर राधे का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुस्से में उस डॉक्टर के दूसरे हाथ में भी लगातार बहुत से कट कर दिए। वे डॉक्टर दर्द से तड़प रहा था और पास खड़ी नर्स ने डर की वजह से कस के अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। राधे ने गुस्से में कहा, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तू सांस लेने के काबिल नहीं बचेगा। कहकर उसने वहां से निकलते हुए एक नजर गुस्से में पास खड़ी नर्स की तरफ देखा। राधे को इतने ज्यादा गुस्से में देखते ही उस नर्स ने तुरंत ही अपने 2 कदम पीछे ले लिए और राधे तेजी से वहां से निकल गया। जब प्रशांत की नजर राधे के हाथों में लगे खून पर पड़ी तो वो घबरा गया और उसने आगे बढ़कर राधे के हाथ को अपने हाथ में लेना चाहा, पर राधे ने उसे अपने हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, क्या आप शैडो के बारे में जानते हैं? प्रशांत ने हल्का सा अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस सर। आपको तो पता ही है कि मैं यहीं से हूँ और यहाँ का हर एक आदमी शैडो को जानता है और मेरा इस जगह को छोड़कर जाने के पीछे का कारण भी कहीं ना कहीं शैडो की ही दहशत है। राधे ने बेसब्री से कहा, वो इस वक्त कहाँ हो सकता है? इस बारे में तुम्हें कुछ भी पता है? प्रशांत राधे को परेशान और लता को राधे के साथ ना देखकर बस अंदाजा ही लगा सकता था कि आखिर हुआ क्या होगा। प्रशांत की तरफ से कोई जवाब ना पाकर राधे ने अपना सवाल दोहराया। तब कहीं जाकर प्रशांत अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आया और उसने तुरंत ही राधे की तरफ देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कहा, शैडो ज्यादातर अपने फार्म हाउस में ही वक्त बिताता है और उसे अकेले रहना पसंद है और लोगों में उसका खौफ इतना है कि लोग सिर्फ उसके नाम से ही कांप जाते हैं। फार्म हाउस कहाँ है उसका? राधे ने बेसब्र होते हुए प्रशांत से पूछा। एक अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया था। प्रशांत ने फौरन जवाब दिया, यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पर। ये सुनते ही राधे ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, तो मुझे जल्दी से वहां ले चलो, फास्ट। कहते हुए राधे तेजी से गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर और प्रशांत ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर वे दोनों भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और कुछ ही देर में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। साथ ही राधे की बेचैनी भी अब काबू में नहीं थी। 25 मिनट बाद ही राधे की गाड़ी शैडो के फार्म हाउस के बाहर ही थी। राधे तेजी से गाड़ी से बाहर निकला और तुरंत ही फार्म हाउस की तरफ बढ़ गया। प्रशांत ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया, पर पुलिस वालों ने शैडो का नाम सुनकर ही वहां आने से मना कर दिया। फार्म हाउस के बाहर सिर्फ 2 ही गार्ड्स थे, जो राधे को देखते ही उनकी तरफ बढ़ गए, पर राधे इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने आव ना देखा ना ताव और उन गार्ड्स को पीटने लगा। प्रशांत और ड्राइवर भी राधे का साथ देने लगे। ये देखकर राधे उन दोनों को, गार्ड्स को प्रशांत और ड्राइवर के हवाले छोड़कर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया। लगभग 1 घंटे हो चुके थे लता को उससे दूर हुए और ये सब सोचकर ही राधे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। फार्म हाउस अंदर से बहुत बड़ा था और राधे ने लगभग आधे कमरों को देख लिया था। वो तेजी से ही हर एक कमरे में देख रहा था। अचानक ही एक कमरा का दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। सामने लता बेजान सी पड़ी थी और शैडो ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। राधे बिना कुछ सोचे अंदर गया और उसने पूरी ताकत से शैडो को लता के ऊपर से हटा दिया और तुरंत वहां रखी चादर से लता को ढक दिया। शैडो राधे को वहां देखकर बौखला उठा और राधे की तरफ बढ़कर उसे धक्का देते हुए कहा, अबे कौन है तू और अंदर कैसे आया? राधे ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और लता को चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, पर शैडो ने उसे रोकते हुए कहा, वो मेरी है, पैसे देकर खरीदा था मैंने उसे। राधे ने तुरंत ही शैडो की गर्दन पकड़ ली, पर शैडो ने राधे को धक्का दे दिया और वहीं पास पड़ा फ्लावर पॉट राधे की तरफ फेंक दिया, पर राधे बच गया, लेकिन शैडो ने तुरंत ही उस पर दूसरा वार फेंक दिया।
जो सीधे राधे के कंधे पर जा लगा और राधे ने तुरंत अपना कंधा पकड़ लिया। ये देखकर शैडो मुस्कुराते हुए राधे के करीब आ गया और उसने कहा, क्यों बे, तू इस लड़की के लिए यहाँ आया था ना? पर क्या फायदा, ये तो मर गई। साला पूरा पैसा डूब गया। पर थी कमाल। शैडो अभी कह ही रहा था कि इतने में ही राधे ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ दिया और शैडो दूसरी साइड जा गिरा। राधे तुरंत लता की तरफ बढ़ा। शैडो के ये शब्द सुनते ही उसके पलकें नम हो चुकी थी, पर वो उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। राधे ने लता के नाक की तरफ उंगली ले जाकर देखा, उसे सांस नहीं आ रही थी। राधे ने तुरंत उसकी नब्ज चेक की, पर कोई फायदा नहीं। राधे की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पर फिर उसने लता के गालों को हल्के से थपथपाते हुए उसे आवाज दी, जैसे उसे नींद से उठाना चाह रहा हो। पर अब ये मुमकिन नहीं था। राधे के सामने वो मंजर तैर गया जब लता ने उसके आगे हाथ जोड़कर उसे भाई कहा था, साथ ही उसे बचा लेने के लिए भी कहा था। शैडो अपनी आंखों में हाथ रखे हुए खड़ा। ठीक उसी वक्त राधे गुस्से में पलटा और उसी रूम में रखा हुआ एक छोटा सा लोहे का स्टूल उठाकर वो शैडो के पास गया। फिर उसने लगातार 4 से 5 वार शैडो पर कर दिए। वार इतना तेज और जोरदार था कि शैडो पल में नीचे पड़ा था। तब तक वहां प्रशांत और ड्राइवर आ गए और अंदर का नजारा देखकर वो एकदम से दंग रह गए। फिर उन्होंने खुद को संभाला और राधे को वहां से ले जाने लगे, पर राधे ने उन्हें दूर धकेल दिया और वापस शैडो की तरफ बढ़ा। पर प्रशांत ने राधे को पकड़ते हुए कहा, रुचि बाहर अकेली है और हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। राधे ने एक नजर बेजान से पड़े शैडो की तरफ देखा, फिर वो तुरंत लता की तरफ बढ़ा और उसे चादर में लपेटकर अपनी गोद में किसी बच्चे की तरह उठा लिया। राधे के कानों में लता के कहे शब्द गूंज रहे थे कि शैडो ने उसकी बहन की जान भी ले ली और उसके बाद भी उस जिंदे का मन नहीं भरा। साथ ही वो मंजर भी राधे के सामने आ गया जब राधे ने इस रूम का दरवाजा खोला था। मतलब शैडो ने पहले ही लता की जान ले ली थी। ये ख्याल आते ही राधे एकदम से तड़प उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, साथ ही उसके आंसू भी नहीं रुक रहे थे। राधे ने गुस्से से शैडो के को एक लात मारा और वहां से निकल गया। राधे लता को लेकर गाड़ी के पास पहुंच गया और सीधे जाकर रुचि के पास बैठ गया। जब रुचि ने लता को देखा तो उसने उसे जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं जागी। तो रुचि ने मासूमी से राधे की तरफ देखकर पूछा, क्या इनकी तबीयत फिर खराब हो गई? राधे के गले से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने हल्के से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। जब रुचि ने राधे की आंखों में आंसू देखे तो उसने उन्हें पोंछते हुए राधे से कहा, भाई देखना, दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी और मेरे साथ खेलेगी भी। कहकर रुचि मुस्कुरा दी, पर राधे ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस खामोशी से बैठा हुआ था। राधे ने लता का अंतिम संस्कार खुद ही किया। दूसरी तरफ शैडो को उसके जख्मी गार्ड्स हॉस्पिटल ले गए और आदिल को भी खबर कर दिया। आदिल ने वहां पहुंचते ही सबसे पहले उन दोनों गार्ड्स को खींच के 2 थप्पड़ लगाए। उसके बाद वो डॉक्टर से मिला। यहाँ उसे पता चला कि शैडो कोमा में जा चुका है और अब कब होश आएगा ये कहना मुश्किल है। ये सुनकर आदिल बेहद गुस्से में आ गया था। फिर वो गुस्से से वहां से निकल गया फार्म हाउस की तरफ। वहां उसने फार्म हाउस में लगे कैमरे में राधे को देखा और उसका पता लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राधे का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अब आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता था। जब राधे को शैडो की हालत में पता चला तो उसे खुद पर बेहद गुस्सा आया। उसे अफसोस हो रहा था कि वो जिंदा बच गया। वो तो उसकी जान भी ले लेता, पर शैडो तो ऐसी हालत में था कि वो अपनी मौत भी नहीं देख सकता था और राधे ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो शैडो को बेहद दर्दनाक मौत देना चाहता था। इसलिए उसने शैडो को कुछ भी नहीं किया, पर उसकी हर खबर वो रखता था। इसी बीच राधे को आदिल के बारे में भी पता चल चुका था कि वो शिद्दत से उसे ही ढूंढ रहा है, जिसके चलते राधे ने उसके बारे में भी पता किया तो पता चला कि वो बस एक लावारिस था जिसे शैडो ने अपने मतलब के लिए पाला और भाई की तरह रखा। पर आदिल शैडो को बहुत मानता था। आदिल को भी राधे के बारे में पता चल चुका था, पर वो बिना शैडो के उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। वो भी उस टाइम राधे की उम्र का ही था, पर वो पूरी तरह से शैडो पर ही निर्भर था और अब वो शैडो की गैर मौजूदगी में उसके काम के साथ साथ राधे को नहीं संभाल पा रहा था। और सहस्त्र तो शैडो की हालत के बाद से ही आदिल से हर बार काम का बहाना करके मिलने से मना कर देता था। उसे पता था कि बिना शैडो के आदिल तो वैसे ही उसके किसी काम का नहीं था, पर उसने आदिल का फायदा उठाना कभी बंद नहीं किया था। आदिल ने तो कानून का भी सहारा लिया, पर राधे को ज्यादा दिन की सजा नहीं हुई क्योंकि वो नाबालिग था, जिस वजह से आदिल भड़क उठा, पर वो कुछ कर भी नहीं पाया। और राधे भी इन दिनों अपनी बहन से दूर था, जिस वजह से अब वो खुद को भी कोसने लगा। इन दिनों काकी ने ही रुचि को संभाला था और उन्होंने राधे के बारे में उसे झूठ कह दिया कि वो अपने काम के कारण कुछ दिन घर नहीं आएगा, पर वो भी ज्यादा दिन रुचि को संभाल नहीं पाई और उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। जब राधे को खबर मिली तब रुचि हॉस्पिटल में थी। ये देखकर राधे को बहुत बुरा लगा। उसने रुचि का पूरा ख्याल रखा, साथ ही काम के साथ साथ ही राधे ने आदिल, शैडो
और सहस्त्रजीत पर भी अपनी नजर रखी हुई थी, पर अब तक उन तीनों के खिलाफ राधे ने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वो रुचि को लेकर भी अब ज्यादा चिंता करने लगा था। लेकिन जब धुति राधे की जिंदगी में आई और उसे ये पता चला कि धुति के चाचा चाची ने कुछ पैसों के लिए धुति को सहस्त्रजीत के हाथों बेच दिया, तब तो उसका दिल किया कि वो सहस्त्रजीत के साथ साथ धुति के चाचा चाची को भी जिंदा जला दे। पर वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे उसके किए की सजा किसी भी तरह से उसकी बहन को मिले। इसलिए उसने धुति से कोर्ट मैरिज की, क्योंकि वो ज्यादा तामझाम करना नहीं चाहता था। ना ही वो सहस्त्रजीत के हाथों धुति की जिंदगी बर्बाद होते देख सकता था। लेकिन साथ ही उसे कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि कहीं उसने धुति के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, बिना उसकी मर्जी जाने उसे शादी करके। पर जब उसने धुति को खुश देखा, तब उसे लगने लगा कि उसने शायद सही ही किया। पर तभी उसकी जिंदगी में आदिल वापस आ गया। जब आदिल ने धुति, प्रीशा और रुचि का किडनैप किया, तब तो एक पल को सहस्त्रजीत को भी लगा कि शैडो वापस आ गया है। राधे को भी एक पल को यही लगा कि शैडो वापस उसके हाथ से मरने आ गया है। पर राधे ने सबसे पहले जिस हॉस्पिटल में शैडो का था, वहां शैडो के बारे में पता किया, तो उसे पता चला कि शैडो तो अभी कोमा में ही है। तब उसका शक आदिल पर गया, क्योंकि सिवाय उसके कोई भी शैडो के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। राधे के इतना बताने के बाद धुति की तरफ देखा, तो जो ना जाने कब से अपनी आंसुओं को रोके बैठी थी। राधे ने जैसे ही बोलना बंद किया, धुति ने अपना सर उठाकर राधे की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। धुति ने झट से राधे को अपने गले से लगा लिया और कहा, लता दी की क्या गलती थी? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? और आपने कितना कुछ सहा माँ पापा के जाने के बाद। और रुचि, वो तो धुति बस बोलते ही जा रही थी, और साथ ही राधे के साथ जो हुआ और जो हो सकता था, वो सब सोचकर उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। राधे ने एकदम से धुति के होठों पर किस कर लिया, जिस वजह से वो चुप हो गई। राधे ने धुति के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, जो होना था हो गया, अब उसे सोचकर तुम उदास मत होना, वरना। राधे ने आगे कुछ भी नहीं कहा, पर धुति एकदम से राधे के गले जा लगी। राधे ने भी धुति को वापस से अपने गले लगा लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद धुति ने अटकते हुए कहा, क्या सच में चाचा चाची ने? धुति ने आगे कुछ भी नहीं कहा। तब राधे को महसूस हुआ कि उसने बातों बातों में वो बात भी धुति को बता दी जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। ये सोचते ही राधे ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। राधे से कोई जवाब ना मिलने पर धुति ने आगे कहा, क्या मेरे साथ भी लता दी जैसा? धुति अभी कह ही रही थी कि इतने में ही राधे ने एकदम से अपनी आंखें खोली और धुति का चेहरा ऊपर उठाते हुए अपने चेहरे के एकदम पास लाकर उसने धुति से गुस्से में कहा, आइंदा ऐसी बकवास बात अपनी जुबान पर मत लाना। कहकर राधे ने गुस्से में धुति को एकदम से खुद से दूर कर दिया और खुद वहां से उठकर बालकनी की तरफ चला गया। राधे बालकनी में मौजूद चेयर पर बैठा था। साथ ही वो अपना सर मसल रहा था और मन ही मन खुद से ही कह रहा था कि उसे धुति को ये सब नहीं बताना चाहिए था। राधे के सामने दोबारा से लता के साथ हुआ हादसा घूमने लगा था, जिससे वो बेहद परेशान हो चुका था। आज भी वो ये बात भूल नहीं पाया था कि वो लता को बचा नहीं पाया। दूसरी तरफ राधे को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर धुति एकदम से डर गई थी, पर फिर भी उसने खुद को संभालते हुए बालकनी की तरफ देखा, जहां राधे अपने सर पर हाथ रख के बैठा हुआ था। धुति धीरे से बेड से नीचे उतरी और तुरंत ही राधे के पास चली गई। धुति जाकर राधे के बगल में बैठ गई, पर राधे को तो पता ही नहीं चला कि धुति कब उसके बगल में आकर बैठ गई। धुति ने धीरे से बोला, सुनिए। इतना सुनते ही राधे ने तुरंत अपना सिर धुति की तरफ घुमाया। धुति एकदम से चुप हो गई। जब राधे ने धुति का उतरा हुआ चेहरा देखा, तो उसने तुरंत ही धुति का चेहरा अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, मुझे पता है कभी कभी गुस्से में मैं ज्यादा ही बोल जाता हूँ, पर तुम मुझसे नाराज कभी मत होना। राधे ने प्यार से धुति की आंखों में देखते हुए कहा। तो धुति ने राधे के हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहा, कभी भी नहीं, क्योंकि अगर मैं नाराज हुई तो आप मुझे मना नहीं पाओगे। कहकर धुति हल्के से मुस्कुराई तो राधे ने कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मुझसे कभी नाराज मत होना। धुति ने अपनी पलकें झपकी और राधे ने उसका सिर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, सुबह होने वाली है, पर तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर राधे खामोश हो गया और खामोशी से अपनी बालकनी से उगते हुए सूरज को एकटक निहारने लगा। धुति की आंख कब लगी उसे पता ही नहीं चला। प्रिशा की नींद जैसे ही खुली, उसने देखा संदर्भ पहले से ही जागा हुआ है और उसे ही एकटक नजरों से निहार रहा है। संदर्भ ने प्रिशा को उसकी कमर से पकड़ रखा, तो प्रिशा ने संदर्भ का हाथ अपनी कमर से सटाते हुए कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? संदर्भ ने प्रिशा पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसे अपने नजदीक करते हुए संदर्भ ने कहा, मन ही नहीं किया कि तुम्हें इतनी प्यारी नींद से जगाऊं। कहते हुए संदर्भ अपना चेहरा प्रिशा के चेहरे के एकदम करीब ले गया। प्रिशा ने तुरंत ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर वो कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि संदर्भ ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया था। जब संदर्भ ने प्रिशा को छोड़ा, तो उसे प्रिशा घूरते हुए कहा, ये सब क्या है? कोई भी हमें जगाने आ सकता है और आपको शर्म नहीं आती? सुबह सुबह। प्रिशा भी कह ही रही थी कि इतने में ही संदर्भ ने दोबारा से प्रिशा के होठों पर किस कर लिया और प्रिशा बस अपनी आंखें बड़ी किए उसे देखती ही रह गई।
और संदर्भ झट से प्रिशा से अलग हुआ और तुरंत अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। संदर्भ की हरकत देखकर प्रिशा के होठों पर तुरंत ही एक मुस्कुराहट छा गई। राधे ने धुति को बेड पर अच्छे से सुला दिया और खुद रेडी होकर नीचे चला गया और किसी को भी धुति को जगाने से मना कर दिया। नीचे राधे के छोटे चाचा चाची और उसके सारे कजन्स मौजूद थे, पर राधे ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे घर के बाहर निकल गया। काकी ने राधे को रोकना चाहा, पर वो नहीं रुका। राधे के चाचा चाची ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आरुल तो बस राधे को ही घूर रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे। धीरे धीरे सभी नीचे आ गए, पर धुति अब तक नहीं आई थी। जब प्रिशा ने काकी से अपनी दीदू के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि धुति अभी सो रही है और राधे ने भी उसे जगाने से मना किया है। और ये बात जानकर प्रिशा ने भी कुछ नहीं कहा। दोपहर का वक्त हो चुका था। जब धुति ने अपनी आंखें खोली तब उसकी नजर सीधा सामने लगी घड़ी पर पड़ी, जिस पर इस वक्त 3 बज रहे थे। ये देखकर धुति जल्दी से अपनी जगह पर उठे बैठी और पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाने लगी, पर उसके सिवाय वहां कोई नहीं था। धुति जल्दी से फ्रेश हुई और वह जल्दी से बाहर निकली। वो जैसे ही बाहर निकली, जस्ट उसके सामने से गुजर रहे अरुल से टकरा गई, जिस वजह से धुति का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि उस पर उससे पहले ही अरुल ने धुति को थाम लिया। धुति ने अपने पेट में एकदम से हाथ रख लिया था और उसकी आंखें भी बंद थी, पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने पकड़ रखा है, उसने फौरन अपनी आंखें खोल ली। उसकी नजर सीधे अरुल की नजरों से जा मिली थी, जो उसे ही एकटक मुस्कुराते हुए देख रहा था। धुति ने तुरंत ही खुद को संभाला और अरुल से दूर हट गई। साथ ही उसने तुरंत कुछ कदम पीछे भी हटा लिए थे। अरुल अब भी खड़ा धुति को ही देख रहा था, जिस वजह से धुति को बहुत अजीब लगने लगा था। वो एकदम धुति के रास्ते में ही खड़ा था और देखकर तो यही लग रहा था कि उसका वहां से हटने का कोई इरादा भी नहीं था। धुति ने एक गहरी सांस ली और अरुल की तरफ देखते हुए उसने उससे कहा, आप जरा सामने से हटने का कष्ट करेंगे? धुति की बात सुनकर अरुल हल्के से मुस्कुरा दिया और उसने बेशर्मी से कहा, और अगर मैं यहाँ से हटने का कष्ट ना करूं तो? अरुल की बात सुनकर पहले तो धुति चौंक गई, फिर अगले ही पल धुति ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप अभी यहाँ से हटने का कष्ट नहीं करेंगे तो क्या पता बाद में आपको और ज्यादा कष्ट सहना पड़ जाए। कहकर धुति मुस्कुरा दी। ये सुनकर तो अरुल को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपने कदम धुति की तरफ बढ़ा दिए और गुस्से से बोला, जिसके दम पर तुम्हारी जुबान खुल रही है वो इस वक्त यहाँ नहीं है। ये सुनकर भी धुति अपनी जगह पर ही खड़ी रही और उसके होठों की मुस्कुराहट भी वैसी की वैसी ही थी, जिससे अरुल एकदम से चिढ़ गया और उसने दोबारा अपना मुंह खोला और उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके कानों में ठीक उसी वक्त राधे की आवाज पड़ी, कुछ भी बोलने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तुम्हारे सामने कौन है। राधे के शब्द सुनते ही अरुल तुरंत पलटा और राधे को देखते ही उसने उसे घूरा। राधे एकदम से अरुल के सामने आ गया। अरुल राधे को गुस्से से घूरते हुए वहां से जाने लगा, पर राधे ने उसे रोकते हुए कहा, जो भी तकलीफ हो आकर मुझसे कहो और धुति से दूर रहो। राधे ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। अरुल ने राधे को गुस्से में घूरते हुए कहा, और अगर मैं उसे दूर ना रहूं तो? राधे हल्के से मुस्कुराया और उसने धीरे से कहा, तो? कहते ही राधे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए और उसने गुस्से में एक जोरदार पंच अरुल के मुंह पर दे मारा। धुति ने एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखा और कुछ कदम पीछे की तरफ हट गई। पंच पड़ते ही अरुल पास की दीवार से टकराने ही वाला था कि इतने में ही राधे ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और उसे अपने करीब करते हुए बोला, आइंदा अपनी भाभी से तमीज से बात करना, समझ में आया कुछ? और अगर नहीं आया तो भी अभी के अभी तुझे यहाँ से तेरे घर पार्सल करवा दूंगा। छोटा भाई सोचकर तेरी हरकतों को नजरअंदाज करता आया था, इसलिए शायद कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है, पर राधे हर बार अपनी गलती नहीं दोहराता, इसलिए ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है। अगली बार तू कुछ करने के लायक नहीं रह जाएगा। कहकर राधे ने धुति की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। राधे तुरंत धुति के पास आया और उसे वापस से रूम में ले गया। अरुल तो बस देखता ही रह गया। राधे के पंच के कारण उसके नाक से खून बह रहा था। अरुल ने अपनी नाक से बहते हुए खून को पोंछते हुए कहा, कब तक अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमते रहेगा? जितनी उम्र नहीं उतने तो दुश्मन पाल रखे हैं तूने, अब देख मैं क्या करता हूँ। कहते हुए अरुल ने गुस्से से राधे के कमरे की तरफ देखा और वहां से चला गया। राधे ने धुति को ले जाकर बेड पर बिठा दिया और उससे कहने लगा, ये लोग जब तक यहाँ हैं जितना हो सके इनसे दूर रहो और हो सके तो इन्हें अनदेखा करो। राधे की बात सुनकर धुति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, तो राधे ने प्यार से धुति के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, वैसे तुम किस तरह अरुल को कष्ट देने वाली थी? राधे ने मुस्कुराकर कहा, तो धुति भी मुस्कुरा दी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कब कहा कि कष्ट मैं दूंगी? उसके लिए तो आप ही काफी हैं। धुति की बात सुनकर राधे मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद धुति ने राधे से पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? राधे ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। साथ ही अभी संदर्भ और प्रिशा भी हनीमून के लिए जाने वाले हैं, तो सोचा उनसे भी मिल लूं।
धूती ने तुरंत कहा, हाँ मैं भी प्रिशु से मिलने ही जा रही थी। पर धूती ने आगे कुछ भी नहीं कहा। फिर उसे राधे की कही बात याद आई और उसने तुरंत राधे की तरफ देखते हुए कहा, कौन सी गुड न्यूज है? राधे ने मुस्कुराकर कहा, नव ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। रुचि अब बिल्कुल ठीक है। वो रुचि को लेकर वापस आ रहा है। ये सुनकर धूती ने खुश होते हुए कहा, सच? राधे ने मुस्कुराकर कहा, मुझ। धूती ने कसकर राधे को अपने गले से लगा लिया और कहा, रुचि कब तक आएगी? राधे ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ ही दिनों में। धूती ने कुछ भी नहीं कहा, पर उसके होठों की मुस्कान और बढ़ गई। शाम को प्रीशा और संदर्भ वहां से अपने हनीमून के लिए जा चुके थे और उसके मम्मी पापा भी अपने घर को निकल गए थे। प्रीशा और संदर्भ हनीमून के बाद सीधे अपने घर ही जाने वाले थे और राधे के बाकी के दो चाचा और चाची उन्होंने अगले दिन जाने का डिसाइड किया था। डिनर का वक्त हो चुका था। सब साथ में ही डिनर कर रहे थे, पर अरुल वहां से गायब था। तो अनन्या ने अपने डिनर करते हुए ही अगेंद्र अरुल के डैड से पूछा, चाचू अरुल भाई कहाँ है? अगेंद्र ने एक नजर राधे की तरफ देखा और कहा, वो अपने किसी दोस्त के घर गया है। वो यहाँ रहना नहीं चाहता। इतना सुनना था कि राधे की चाची ने राधे की तरफ देखते हुए कहा, जरूर इसी ने कुछ कहा होगा जो मेरा बेटा यहाँ से चला गया। धूती को तो सभी के इस तरह से व्यवहार से बहुत बुरा लग रहा था और वो अपना डिनर छोड़कर सभी का मुंह देखने लगी। पर राधे को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। धूती ने राधे की तरफ देखा तो वो फिर अपनी जगह से उठने लगी तो राधे ने धूती का हाथ पकड़ लिया और उसे वापस से उसकी जगह पर बिठाते हुए उसने उससे कहा, ये तुम्हारा घर है तो तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम अपना खाना खाओ और जिसे भी मुझसे तकलीफ है वो यहाँ से अभी के अभी जा सकता है। राधे ने धूती की तरफ जूस का गिलास बढ़ाते हुए कहा। ये सुनकर तो वहां का माहौल एकदम से गंभीर हो गया और अरुल की माँ अपनी जगह से उठी और चली गई। उसके पीछे उनके पति अगेंद्रा भी चले गए। धीरे धीरे सभी वहां से उठकर चले गए। राधे ने उन सभी को इग्नोर कर दिया। धूती का डिनर खत्म होते ही वो उसे कमरे में ले गया। राधे और धूती बेड पर लेटे हुए थे। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। धूती ने अचानक ही राधे से कहा, मुझसे आपसे कुछ पूछना था। राधे ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी बात हो कह सकती हो। राधे ने प्यार से धूती का गाल पर हाथ रखते हुए कहा। धूती ने तुरंत कहा, कल आपने सब कुछ बताया पर ये नहीं बताया कि आखिर वो डॉक्टर कहाँ है। जिसके कारण धूती आगे कुछ नहीं कहा और राधे की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। राधे ने धीरे से कहा, वो तो उस हादसे के एक हफ्ते बाद ही गायब हो गया। किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। राधे ने कहा तो धूती बस उसके चेहरे को ही देख रही थी जो एकदम शांत नजर आ रहा था। धूती ने फिर कहा, आपको फर्क नहीं पड़ता जो भी उस डॉक्टर ने किया उससे? राधे ने धूती की तरफ देखा और उसे धीरे से कहा, उसकी सजा तो उसे मिल चुकी है इसलिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धूती ने राधे की तरफ देखा और हैरानी से बोली, क्या कहा वो डॉक्टर? राधे ने धूती को मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हें उससे मिलवा नहीं सकता क्योंकि उसके लिए उसका इस दुनिया में रहना जरूरी था जो कि है ही नहीं। राधे ने कहा तो धूती तो बस राधे को देखती ही रह गई। राधे ने धूती का सर थपथपाते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया। अब अपने छोटे से दिमाग में जोर डालना बंद करो और चुपचाप से सो जाओ। धूती ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों की आंखें कब लगी उन्हें पता ही नहीं चला और वो दोनों एक दूसरे के सपने में खो गए। रात बीत चुकी थी और सुबह की रोशनी लोगों को जगा रही थी। राधे की आंखें जैसे ही खुली उसकी नजर सीधे धूती के मासूम से चेहरे पर पड़ी। राधे मुस्कुरा दिया। उसने हल्के से धूती के माथे को चूम लिया और धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग। धूती ने भी जवाब में गुड मॉर्निंग कहा और राधे के गले लग गई। राधे ने हैरानी से धूती की तरफ देखा जो नींद में ही थी। ये देखकर राधे की मुस्कान और बढ़ गई। राधे और धूती जैसे ही रेडी होकर नीचे आए उन्हें सामने ही अपने दोनों चाचा चाची और साथ में ही अंकुश और अन्या भी अपने सामान के साथ दिखे। उन्हें देखते ही राधे ने काका काकी को आवाज लगाकर कहा कि वो ड्राइवर से कह दे कि वो मेहमानों को छोड़ आए। राधे के शब्द सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। धूती भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बिना चपके ही उस बस राधे को ही देख रही थी। पर राधे ने सभी को इग्नोर किया और आंखों में चश्मा लगाते हुए वहां से निकल गया। उसके जाते ही उसके दोनों चाचा चाची और उनके साथ ही अंकुश और अन्या भी वहीं से चले गए। ड्राइवर ने जब गाड़ी का दरवाजा खोला तो अरुल की मां ने गुस्से से कहा, हम खुद चले जाएंगे। राधे अभी तक वहीं था। जब उसने सुना तो उसने अपने ड्राइवर से कहा, तुम रहने दो, कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की। जैसे ये लोग आए थे वैसे चले भी जाएंगे। कहकर राधे अपनी गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी वहां से निकाल ली। राधे के शब्दों ने तो जैसे उनके दोनों चाचा चाची पर तेजाब ही बरसा दिया। वे सभी वहां से अपने पैर पटकते हुए निकल गए। अरुल और सहस्त्रजीत एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अरुल का फोन बार बार बज रहा था। अरुल ने देखा तो उसकी माँ उसे बार बार कॉल कर रही थी तो उसने फोन उठाया और बिना कुछ सुने ही कहा, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ तो बाद में बात करूंगा। कहकर अरुल ने फोन रख दिया। अरुल ने फोन रखते ही सहस्त्रजीत की तरफ देखा तो सहस्त्रजीत ने अरुल को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बस कुछ पूछना था। अरुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
तो सहस्त्रजीत उसे घूरने लगा। तो अरुण ने आगे कहा, सुना है सहस्त्रजीत राधे का बहुत बड़ा दुश्मन है। सहस्त्रजीत ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्यों आए हो सहस्त्रजीत के पास, तुम तो भाई हो ना राधे के। सहस्त्रजीत अब भी अरुण को ही घूर रहा था। तो अरुण ने भी अब चिढ़ते हुए कहा, कोई भाई वाई नहीं मानता मैं उनसे, ना ही उसने माना, हमेशा से ही उसका नाम सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया है। राधे ये, राधे वो, राधे ऐसा, राधे वैसा, पता नहीं कैसा कैसा। और अब देख लो, अब तो हर कोई उसका नाम सुनकर ही उससे दूर हो जाता है, जिससे मुझे और चिढ़ होती है। और वो भी इंसान है, उससे भला डरने की क्या जरूरत। सहस्त्रजीत तो बस अरुण को देखता ही रह गया। फिर एकाएक उसके होठों पर एक जहरीली सी मुस्कान तैर गई। दोनों ने कुछ देर बात की और उसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते के लिए निकल गए। अरुण ने रास्ते में ही अपनी माँ को फोन कर दिया। जब अरुण ने अपनी माँ से बात सुनी तो उसे राधे के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। अरुण की माँ ने उसे वापस से घर चलने के लिए कहा तो अरुण ने तुरंत ही मना कर दिया और कहा, माँ मुझे अभी कुछ दिन और यहीं रहना है, आप लोग जाओ, मैं कुछ दिन में आ जाऊंगा, कहकर उसने ज्यादा बहस नहीं की और फोन रख दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।